तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो टूल्स यूज होते हैं, है ना, उन टूल्स की बात होती है। देखिए हम ले रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आज जब आते हैं तो इसमें जिस चीज की जरूरत होती है हम उसमें लेंगे। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है इसमें, जैसा हमने बताया था, क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो होते हैं, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आपके क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं डिफरेंट साइड से। अब ये आए कहां से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, इसकी बात आती है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आए कहां से, है क्या चीज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। देखिए इसकी डिस्कवरी बैक्टीरिया पर ही डिपेंड की है। नॉर्मल प्रोसीजर में क्या होता था, इनकी डिस्कवरी कहां से, एक जैसे बैक्टीरिया है और इस पर कोई वायरस ने अटैक किया, सपोज ये कोई वायरस है, इसने अटैक किया और इसका डीएनए अल्टीमेटली वायरस में आ गया, बैक्टीरिया के अंदर आ गया। अब बैक्टीरिया क्या करता है, नेचुरली ये चाहता है, ये वायरल डीएनए ट्राई करेगा कि बैक्टीरियल डीएनए को अटैक करके इस पर हैक कर ले, इसको अपनी पॉपुलेशन जनरेट कराए। लेकिन बैक्टीरियल डीएनए क्या करेगा, ये बैक्टीरियल डीएनए ये कोशिश करेगा कि वायरल डीएनए को खत्म कर दे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं दोनों ही नेकेड डीएनए, आप जानते हैं वायरस का डीएनए भी नेकेड होता है, यानी देयर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, और जो बैक्टीरियल डीएनए उसमें भी हिस्टोन नहीं होती। तो बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए में एक फाइट कह सकते हैं आप चलती है, जिसमें वायरल डीएनए ये चाहता है कि बैक्टीरियल डीएनए को खत्म कर दे, और बैक्टीरियल डीएनए नॉर्मली ये चाहता है कि वो वायरल डीएनए को खत्म कर दे जिससे उसकी लाइफ बची रहे। जैसे हमारे अंदर इम्यूनिटी चलती है, हमारे अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया को अटैक करता है तो हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है। कैसे रिएक्ट करती है कि हमारी बॉडी को सेव करना है, बचाना है। अब कौन हावी है उसके हिसाब से चीजें स्टार्ट हो जाती है, जो हावी होगा उसके अकॉर्डिंग चीजें आ जाएंगी, वरना फिर वो चीजें हट जाएंगी। तो डिपेंड करता है कौन, सेम कंडीशन यहाँ होती है। तो बैक्टीरियल जो होता है, बैक्टीरियल डीएनए एक एंजाइम निकालता है जिसे क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की प्रॉपर्टी होती है नेकेड डीएनए को कट कर देना। जैसे यहाँ डीएनए है, इसका वायरल डीएनए है, इस वायरल डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटने के लिए निकालता है। देखिए हमने बनाई नहीं है, नेचुरल प्रॉपर्टी थी, ठीक है। वायरल डीएनए से निकालता है और निकालने के बाद ये क्या करता है कि ये जो अपना ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नेचुरली इसको कट करेगा। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो चीजों पर काम करते हैं। एक तो होती है उनकी आइडेंटिफिकेशन साइट, जैसे क्योंकि ये डीएनए की पार्ट है तो आइडेंटिफिकेशन साइट क्या है, मान ली कोई जी ए सी जी ए टी टी सी ए। अब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाएंगे तो वही सी टी जी सी टी ए जी टी, ठीक है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अगर नाम सुने हो आपने, जैसे एक कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है, इकोआर फर्स्ट, बड़ा पॉपुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, बहुत यूज करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नॉमेनक्लेचर, नाम किसके आधार पर दिया जा सकता है, ऑरिजिन के आधार पर, कि किस बैक्टीरिया से आइडेंटिफाई किए गए उसके आधार पर नॉमेनक्लेचर किया जाता है। यानी इकोआर फर्स्ट किससे निकाला है, इस्चेरिशिया कोलाई आर फर्स्ट स्ट्रेन से इसको निकाला गया है। ऐसे हिंड थर्ड, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से निकाला गया है। तो जो जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इनके नाम जो दिए जाते हैं वो उस आधार पर दिए जाते हैं किस बैक्टीरिया से निकाले गए। तो मान लीजिए सपोज ये जो इकोआर फर्स्ट है, इसकी एक पहचानता क्या है, ये ब्लाइंड है, ये डीएनए में मूव करता है, ये पहचानता है सीक्वेंस को। ये सिर्फ इसकी आइडेंटिफिकेशन साइट क्या है, GAATTC। यानी ये पूरे डीएनए में इस सीक्वेंस को ढूंढेगा, इस वायरल डीएनए के अंदर। सपोज अगर ये वायरस ने इकोआर में अटैक किया है तो पूरे वायरल डीएनए में क्या ढूंढेगा, ये इस सीक्वेंस को ढूंढेगा। अगर ये मान लीजिए वायरल डीएनए मान लू ये वाला में, तो ये सीक्वेंस कहां पर है, GAATTC। और उल्टा पढ़ू तो यहाँ पे भी ये चीज, भाई इधर से रीड कर रहा हूं तो GAATTC आ गई, इधर मूव करेगा तो GAATTC आ गई। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, सदैव रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, पहली आइडेंटिफिकेशन साइट होती है। ये आइडेंटिफिकेशन साइट क्या होती है, जिस जगह जाके बैक्टीरिया जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है डीएनए जाके स्टेबल हो जाएगा। यानी पूरे बैक्टीरिया में जहां जहां इसको ये वाली सीक्वेंस मिलेगी इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, उस जगह जाके रुकेगा। ये रेस्ट्रिक्शन साइट जो होती है, इट में वेरी
इसका जो नंबर है, जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, आइडेंटिफिकेशन साइट, ये आइडेंटिफिकेशन साइट है जो, ये 4 बेस पेयर की हो सकती है, 6 की भी हो सकती है और 8 की भी हो सकती है। जैसे अभी हमने इको आर फर्स्ट लिया था, उसकी क्या थी, GAATTC, कितने बेस पेयर की थी? 6 बेस पेयर की थी। तो ये 4 की भी हो सकती है और 8 की भी हो सकती है। ये हमें कौन सा यूज करना है, ये डिपेंड इस बात पे करता है कि हमें कोई डीएनए है उसके कितने कट चाहिए। क्योंकि जब रेस्ट्रिक्शन हमने बनाए तो रेस्ट्रिक्शन बनाने का मूड, हमारा मोटो क्या है कि हम डीएनए को काटें। अगर कोई 8 बेस पेयर लंबी सीक्वेंस है, मान लीजिए GAATTCGC 8, और कोई सीक्वेंस ये है GAAT, ये 4 बेस पेयर है, तो आप जानते हैं जितनी छोटी सीक्वेंस होगी उतना ही उसे डीएनए मिलना आसान होगा, यानी उतना ही ज्यादा डीएनए को काट सकते हैं। जितनी बड़ी सीक्वेंस होगी उतना ही उस सीक्वेंस का मैच मिलना डीएनए में मुश्किल होता है, यानी उतना ही हम मुश्किल से काट पाएंगे। इट मीन कि यार हमें बहुत ज्यादा कट चाहिए थे, फ्रीक्वेंट कट चाहिए, फ्रीक्वेंट कट चाहिए, तो हम कौन सी लेते हैं? 4 बेस पेयर वाली। और बहुत कम कट चाहिए, रेयर कट चाहिए हमें, या डीएनए के कम टुकड़े चाहिए, तो हम कौन सा एंजाइम लेंगे? 8 बेस पेयर वाला। ठीक है, तो ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, जो हमारी आइडेंटिफिकेशन साइट थी, वो आइडेंटिफिकेशन साइट कितनी लंबी है। जैसे हमने कहा था GAATTCTTAG, जो भी डीएनए सीक्वेंस था अभी हमने जो बनाई थी पीछे, तो ये साइट जो आइडेंटिफिकेशन साइट है या रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं, यानी इसी को, ये हर रेस्ट्रिक्शन साइट की यूनिक होती है, अलग अलग होती है ना, इसको देख के ही। लेकिन कटिंग साइट, आइडेंटिफिकेशन साइट तो क्या हो सकती है? अलग अलग, 4 की हो सकती है, 6 की हो सकती है, 8 की हो सकती है। लेकिन कटिंग ऑलवेज, कैसे डीएनए को काटेंगे आप? डीएनए को कैसे काटेंगे आप? कौन बोलेगा? डीएनए को कैसे काटते हैं हम? जी और ए के बीच में। जी और ए, कौन सा बॉन्ड होता है? डीएनए की बैकबोन क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जी और ए नहीं, बल्कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट करके ही डीएनए कटता है। तो ये भी क्या करेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काटेंगे 2 डीएनए के बीच का। ठीक है ना। अब 2 नाइट्रोजन बेस कौन से हैं आपके? यानी कि आप ये जो है, मैं इक्वार फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। इक्वार फर्स्ट की आइडेंटिफिकेशन साइट या रिकॉग्निशन साइट क्या है? 6 बेस पे लंबी है, जिसको हम क्या कहते हैं? GAATTC कहते हैं। ठीक है, ये 5th एंड और ये 3rd एंड है। लेकिन जितने भी रेस्ट्रिक्शन है साइट, चाहे उनकी 4 लंबी हो, 6 की हो, 8 की हो, दे ऑलवेज कट बिटवीन 2 नाइट्रोजन बेस। ये इसकी, ये और कटिंग साइट क्या है इसकी? जी और ए, यानी ये यहां से कट करता है, यानी रेस्ट्रिक्शन इक्वार फर्स्ट मूव करता हुआ आएगा। जिस जगह पे भी डीएनए में सीक्वेंस क्या दिखेगी? GAATTC दिखेगी, उसी सीक्वेंस पे रुक जाएगा, और रुकने के बाद जी और ए के बीच से कट कर देगा। अब मान लीजिए इसने कट किया, तो हमारा क्या हो गया? एक टुकड़ा तो ये बन गया हमारा, और दूसरा पीस ये बन गया। ऐसे यहाँ एक पीस ये बन गया, एक पीस ये बन गया। यानी यहाँ पे अगर ऐसे देखें तो ऐसे सीक्वेंस बने हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड में, ठीक है। ये एंड जो होते हैं हाइड्रोजन तो नेचुरली ब्रेक हो जाते हैं, तो यहाँ से ये क्या है? ये खुल जाएगा। ये आप देख रहे हैं हिंज जॉइंट जैसे। हिंज जॉइंट का मतलब क्या होता है? जैसे आपके किवाड़ वगैरह होते हैं, सब फंस जाते हैं, ये खांचे ऑटोमेटिकली फंस जाएंगे, तो ये हिंज जॉइंट होंगे, और ये आपके यहाँ से ये डीएनए अलग हो जाएगा, 2 टुकड़े हो जाएंगे डीएनए के, एक ये हो गया और एक वाला ये हो गया। लेकिन आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है। सपोज GAATTC ये था, और यहाँ आपका GAATTC ये था। जब ये अलग हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, अगर आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो दोबारा ये सीलिंग हो जाएगी। तो इसी बीच में हमें अपना रेस्टिंग काम करना होता है। तो अभी हमने रेस्टिंग एंजाइम के बारे में 2 चीज देखी। हमने क्या देखा रेस्टिंग एंजाइम के बारे में? कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जितने भी होते हैं
उनकी एक तो क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्निशन साइट होती है, जिस जगह जिसको वो रेस्ट्रिक्शन डीएनए के अंदर आइडेंटिफाई करता है, और एक होती है कटिंग साइट, जिसके बेस से उसको डीएनए को कट कर देता है। आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्निशन साइट 4 से लेके 8 बेस पेयर लंबी हो सकती है, बट जो कटिंग साइट है वो सदैव 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में ही होगी, जैसे इसकी जी और ए के बीच में कट करता है। जो भी है, हर एंजाइम की तमाम एंजाइम आपके एक बार फर्स्ट के, मैं उसके नोट शेयर कर दूंगा आपसे, जितने याद कर सकते हैं। लेकिन इक्वार फर्स्ट, हिंड थर्ड, कुछ के एग्जाम्पल हम कॉमन यूज कर रहे हैं। अब हिंड थर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे ही पूछा जाए आपसे थर्ड ईयर में ऑब्जेक्टिव में, विच इज द फर्स्ट रिकॉग्निशन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड, सबसे पहले कौन सा डिस्कवर हुआ था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो कौन बताएगा? तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक विद प्लाज्मिड, एक विदाउट प्लाज्मिड। अगर ये जो बैक्टीरिया है इसमें प्लाज्मिड नहीं है, इसको नेगेटिव स्ट्रेन कहते हैं, तो ये भी सर्वाइव करता है, ये भी सर्वाइव करता है। यानी कि प्लाज्मिड के बिना भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। यहां से क्लियर होता है। और कुछ प्रॉपर्टी है प्लाज्मिड की जिसकी वजह से उसकी लाइफ नहीं अटकती, यानी कि प्लाज्मिड पे जो भी जीन्स है वो सारे जो करेक्टर है, जीन्स या डीएनए, वो सारे क्या है, नॉन वाइटल है। मतलब अगर उसमें प्लाज्मिड आप निकाल दीजिए, वाइटल का मतलब ऐसी चीजें, ऐसी प्रॉपर्टी जिनको अगर डिस्टर्ब हुई तो डेथ हो जाएगी। जैसे एटीपी पर रेस्पिरेटरी चेंज एंजाइम का हो, एटीपी फॉर्मेशन वाली जीन्स है, नेचुरली मैंडेटरी जीन है, अगर एटीपी नहीं बनाएगी तो डेथ हो जाएगी। तो लाइफ के लिए जो एसेंशियल जीन होती है वाइटल जीन्स होती है, वो सारी जीन्स कहाँ लोकेटेड होती है, मेन डीएनए पर। और हम जितना भी चेंज करते हैं किसमें करते हैं, हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए यानी प्लाज्मिड में सारा काम करते हैं। तो प्लाज्मिड को हमने इसलिए सिलेक्ट किया कि एक तो प्रॉपर्टी होती है प्लाज्मिड की कि ये जो बैक्टीरिया मान लीजिए है और इसमें प्लाज्मिड, जब 1 से 2 होगा तो जैसे बैक्टीरिया बटेगा, बैक्टीरियल डीएनए के साथ प्लाज्मिड भी डिवाइड करता है। जितने भी बैक्टीरिया बनेंगे इससे 2 से 4, हर एक बार प्लाज्मिड भी कॉपी करेगा। यानी इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड ऑटो रेप्लिकेटिंग होता है। डीएनए रेप्लिकेशन जैसे नॉर्मल डीएनए का होता है, वैसे ही प्लाज्मिड का भी होता है। तो जब जितनी कॉलोनी बैक्टीरिया की बढ़ेगी उतने ही प्लाज्मिड उसके साथ बनते चले जाएंगे। एक प्रॉपर्टी तो ये होती है। दूसरा प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें नॉन वाइटल जीन्स होते हैं, यानी ऐसे जीन्स होते हैं जिनके बिना बैक्टीरिया की लाइफ पॉसिबल है। तो हम नॉन वाइटल जीन होने के कारण हमने प्लाज्मिड को सेलेक्ट किया। अब जब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम कि अब प्लाज्मिड में करते कैसे हैं, हम प्लाज्मिड की एक बात कर रहे हैं। देखिए तमाम प्लाज्मिड की डिस्कवरी हुई है, जो ये नेचुरल प्लाज्मिड है, फिर नेचुरल प्लाज्मिड को हमने मॉडिफाई किया। जो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड उनका नाम पीबीआर 322, पीबीआर 327, प्लाज्मिड यूसी, ऐसे तमाम नाम प्लाज्मिड के मिलेंगे, कॉस्मिड, फागमिड, ढेर सारे प्लाज्मिड के नाम है। ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, यानी हमने जो नेचुरल प्लाज्मिड है उसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐड की जिससे कि हमारी जो जीन ट्रांसफर हो इजी हो जाए या रिकॉग्निशन आसान हो जाए। तो हमने ऐसी जीनें ऐड की उसमें आर्टिफिशियल, और उस जीन के उसके बेनिफिट क्या हुआ कि हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आसान हो गई। तो जो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिनमें जो नेचुरली बेसिकली क्या है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी इस डीएनए मैंने कोई एक और जीन डाल दी जिससे मुझे इससे नई जीन बनाने में हेल्प मिलेगी। तो जितने भी ये सारे के सारे हैं, जितने भी आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, ये बहुत ढेर सारे मेरे प्लाज्मिड है, ये सारे के सारे रिकॉम्बिनेंट होते हैं। यानी इनमें कोई हमने एक एक्स्ट्रा जीन डाली हुई थी, 1 2 3 जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्यों डाली है, जिससे हमारा जो वर्क है जेनेटिक इंजीनियरिंग का वो या रिकॉम्बिनेंट जीन ट्रांसफर का वो आसान हो सके। जैसे पीबीआर 327, इनको नाम देते हैं किसने, कहीं वो है पीबीआर बी और आर साइंटिस्ट के नाम पे है। पीयूसी जिस यूनिवर्सिटी में डिस्कवरी हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, पीयूसी उसके नाम पे दिया गया है। ठीक है। फागमिड ऐसा प्लाज्मिड जिसमें बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफाज दोनों के जीन जोड़ के बनाया गया है, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। यानी प्लाज्मिड क्या है, वेक्टर हैं, दे हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन टू नेक्स्ट। यानी जीन ट्रांसफर हम किसकी मदद से करते हैं, प्लाज्मिड की मदद से करते हैं। तो एक्चुअली ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के वेक्टर हैं जिनकी मदद से जीन ट्रांसफर की जाती है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब प्लाज्मिड का यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो हम जीन ट्रांसफर कैसे करते हैं, एक एग्जांपल कोट करते हैं, हाइपोथेटिकल बनाते हैं हम। जैसे कोई एक हमारा ये डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए है, सपोज मान लीजिए ये इंसुलिन का जीन है आपकी,
जिसको हमें, जिसकी कॉपी तैयार करनी है या इंसुलिन प्रोड्यूस कराना है हमें, ये मान लीजिए हमें ढेर सारा इंसुलिन चलाना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे, तो हमने ये जीन, ये इंसुलिन की जीन हमने ह्यूमन से बनाई। अब ये बेसिकली जो इंसुलिन की जीन है, ये कौन सा डीएनए है, सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सी डीएनए? ये जो डीएनए वो किससे बनी है, वो हमने इंसुलिन जो इंसानों का था उस इंसुलिन की डिकोडिंग करी अमीनो एसिड से, उससे फिर बनाया एमआरएनए, उससे हमने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया। यानी ये डीएनए जो जीन है बेसिकली इसमें क्या नहीं होगा, इंट्रॉन्स नहीं होंगे, एक्सॉन एक्सॉन होंगे। ये हमारी डिजायर्ड जीन है जिसकी हमें प्रोडक्ट चाहिए। अब देखिए इसको क्लोनिंग या आउटपुट दोनों में काम करेंगे। ये हमारा कोई बैक्टीरिया है जिसके अंदर हमें प्लाज्मिड ट्रांसफर करना है, प्लाज्मिड है। अब हम इस प्लाज्मिड को बाहर कर लिया, हमने क्या किया, एक टेस्ट, ये देखिए सारा काम अभी तो हम इसमें डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, नेचुरली ये ब्लाइंड होते हैं, आप इसलिए आंखों से नहीं देख सकते इनको, ठीक है ना। तो अब हम ऐसे बैक्टीरिया छांटते हैं कि गया नहीं गया। हमने इस बैक्टीरिया के, और ये 4 टेस्ट ट्यूब डाल ली, ले ली मैंने, सपोज A B C D, चारों में हमने क्या डाल दिया, जो भी रॉ मटेरियल है, प्लाज्मिड डाल दिया हमने, ये इंसुलिन डाल दी जीन, रिकॉम्बिनेंट एंजाइम डाल दिए, लाइगेज डाल दिए, जो जरूरत पड़ेगी सारी चीजें हमने चारों में डाल दी, इसमें भी डाल दी, इसमें भी डाल दी, इसमें भी डाल दी। अब किस में गया, यानी ये प्लाज्मिड इंसुलिन की जीन वाकई प्लाज्मिड में जुड़ी या नहीं जुड़ी, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमने जो ये लिया है बैक्टीरिया, सपोज इसकी स्ट्रेन है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, यानी ये बैक्टीरिया जो है इस पे टेट्रासाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक काम नहीं करती, ऐसे तमाम होते हैं। और ये जो रेजिस्टेंट जीन है सदैव प्लाज्मिड में पाई जाती है, जितनी भी होती है टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन। नेचुरली ये क्यों है, जिससे ये बैक्टीरिया अपने आप को बचाता है, ऐसी जीन होती है जिससे बचाता है। तो ये हमारा जो प्लाज्मिड है इसके पास एक जीन है जिसे हम क्या कहते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है ना। अब ये टेट्रासाइक्लिन जीन है उसमें ये प्लाज्मिड हो गया हमारा, सपोज यहां तक हमारी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, और ये ORI है। ये ध्यान रखिए हम सदैव प्लाज्मिड के उस हिस्से को डिस्टर्ब नहीं करेंगे जिससे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि प्लाज्मिड 1 से 2 ही बनेगा, ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है प्लाज्मिड का। इस हिस्से में हम कोई जीन नहीं डालते कभी भी, क्योंकि यदि इस हिस्से में जीन डाल दी तो प्लाज्मिड में फिर 1 से 2 कॉपी होने की उसकी पावर है, रेप्लिकेशन पावर वो खत्म हो जाएगी। हम उस पोर्शन में जीन को ऐड करते हैं जिसमें उसकी रेप्लिकेशन पावर सफर न करे। हमारी जो डिजायर्ड जीन थी, सपोज ये जीन थी इंसुलिन वाली, ये जीन हमने रिकॉम्बिनेंट एंजाइम डाला, मान ली यहां पर कट होके ये सेट हो जाती है, ये इंसुलिन जीन हमारी चली गई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। जैसा मैंने कहा था, मैंने 4 ट्यूब ली थी, अब ये किसमें गया है किसमें नहीं गया हम कैसे आइडेंटिफाई करें भाई। आंखों से ये तो हमने बना लिया, एग्जाम्पल ड्रॉइंग कर ली, लेकिन एक्चुअली गया नहीं गया है तो कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, 4, जब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद सपोज 4 पैक्टी डिश ली, और चारों पैक्टी डिश में हमने क्या किया, इसके जो मीडियम है यानी अगार होगा जिससे बैक्टीरिया ग्रो करता है, उस मीडियम में हमने टेट्रासाइक्लिन और ऐड कर दिया, और फिर इसमें ए से ड्रॉप डाल दिए, इसमें बी से डाल दी, इसमें सी से डाल दी, इसमें डी से डाल दी। हर एक में, हर पैक्टी डिश में अलग बैक्टीरिया को कल्चर किया, अलग पैक्टी डिश में। अब होगा क्या, ये 4 पैक्टी डिश है हमारी, मान ली ये ए की थी, ये बी की थी, ये सी की थी, ये डी की थी, हमने चारों में डाला है। हो सकता है इसमें कुछ में क्या है, बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, और कुछ क्यों खत्म होंगे, इसमें टेट्रासाइक्लिन है ना, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। तो जो नॉर्मल बैक्टीरिया होगा जिसमें जीन इंटेक्ट रही होगी, यानी हमारे पास 2 प्रकार के होंगे बैक्टीरिया, एक तो बैक्टीरिया होंगे जिसका प्लाज्मिड ऐसा ही रहा होगा, और दूसरे बैक्टीरिया होंगे जिनके प्लाज्मिड में क्या होगा, ये जीन हमारी चली गई होगी। प्लाज्मिड में 2 ही प्रकार के प्लाज्मिड होंगे, जिसमें जीन चली गई हमारी, उस पोर्शन में, ये एक्चुअली पोर्शन किसका था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था, यानी इसमें ये इसको टेट्रासाइक्लिन से बचाता था। जब ये जीन एंटर कर गई है, जिसमें जीन एंटर नहीं किया उसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन एक्टिव है, यानी ये कॉलोनी बैक्टीरिया इनमें डेथ नहीं होगी। लेकिन जिसके अंदर ये जीन चली गई है, जिस बैक्टीरिया में, उसमें क्या होगा, उसके अंदर इसकी डेथ
हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी टेट्रासाइक्लिन से बचाने वाली जीन क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, ब्रेक हो गई। तो अब हम क्या देखेंगे कि हमारे पास हो सकता है इसमें बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप हो गई है, मान ली 2 पेप्टी डेज में, और इनमें बैक्टीरिया खत्म हो गया, इनमें बैक्टीरिया नहीं बन रहा, यानी ये टेट्रासाइक्लिन से मर जा रहे हैं, लेकिन ये टेट्रासाइक्लिन से जिंदा रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ए और सी में वो प्लाज्मिड है जिसके अंदर क्या है, हमारी जीन जा चुकी है, यानी इनमें कौन सा प्लाज्मिड है, जिसके अंदर जीन इनपुट कर गई है। क्योंकि जब जीन चली गई है तभी तो टेट्रासाइक्लिन डेस्टिन जीन बेकार हो गई है। इस और बेकार होने की वजह से क्या है कि बैक्टीरिया इजीली उसका प्लाज्मिड में वो बैक्टीरिया, ये वाली कॉलोनी जिस पर टेट्रासाइक्लिन जिसके अंदर होता है उसमें इसकी डेथ हो जाती है। फिर फाइनली हमारी जो टेस्ट ट्यूब कौन थी, हमने 4 टेस्ट ट्यूब ली थी, ए बी सी डी। तो हमारे लिए कल्चर किसका काम का है, सी, ए और सी, आपकी ए और सी को तो हमारे लिए काम का है, इसमें प्लाज्मिड एंटर कर गया है, और बाकी दोनों टेस्ट ट्यूब हमारे लिए बेकार है, क्योंकि उसमें हमारे उसके प्लाज्मिड हमारा डीएनए या फॉरेन डीएनए जो हमने ऐड किया था वो नहीं है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस किस में है, किस कॉलोनी में, इन कॉलोनियों में। ये हमारी सक्सेस है और ये दोनों हमारे लिए बेकार है, क्योंकि इनका प्लाज्मिड इंटैक्ट है, इसलिए इनकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी इंटैक्ट है, जिसकी वजह से इनकी डेथ नहीं हो रही है। लेकिन ए और सी कॉलोनी ऐसी हैं जिनकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में को काट दिया गया है, यानी वो वर्किंग नहीं है, और जिसकी वजह से वहां क्या है, प्लाज्मिड में डीएनए इनपुट कर गया है या एंटर कर गया है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। सर एक बार और बता दीजिए, क्या चीज? एक बार और